तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हम लोग देखे थे यहाँ तक कि किस किस मटेरियल का या किस किस आइटम ऑफ वर्क का हम लोग किस यूनिट में मेजरमेंट करते हैं, उसका पेमेंट किस यूनिट में होता है। ठीक है, तो इसके आगे चेकआउट करते हैं। अगला टॉपिक था रूफिंग। रूफिंग मतलब छत हो गया। ठीक है, तो अगर मेरा आरसीसी का स्लैब कास्टिंग हो रहा है तो हम मीटर क्यूब में लेंगे। ठीक है, पहला। दूसरा, एलसी रूफिंग मतलब लाइम कंक्रीट का अगर रूफिंग ओवर कर रहे हैं, जिसमें मान लो जैसे छत के ऊपर हो गया टाइल्स लगाना, ठीक है, या फिर एक लेयर ब्रिक लगाना। ये वैसे जगह पे करते हैं जहाँ पे हीट ज़्यादा होता है। तो छत में हम लोग क्या करते हैं ना कि पूरा एक लेयर का ईटा बिछा देते हैं और उसके ऊपर से लाइम कंक्रीटिंग कर देते हैं। ठीक है, या फिर टाइल्स लगा देते हैं या स्टोन लगाते हैं, मार्बल। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसका यूनिट जो होगा वो मीटर स्क्वायर में चलेगा और पेमेंट भी पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर सेंटरिंग एंड शटरिंग कर रहे हैं, ये समझते हो सेंटरिंग क्या होता है एंड शटरिंग क्या होता है सबके लिए? देखो, ठीक है, जो नीचे में जो पटरा दिया हुआ है ना, ये वाला प्लाई, एक ये हो गया। और अगर यहाँ पे जैसे कि बीम अगर रहा, जैसे ये बीम है, ठीक है, एक पटरा आप नीचे से दे रहे हो, एक आप इसको साइड से भी तो दोगे इसको शेप देने के लिए। जो नीचे से दिए हो वो सेंटरिंग कहलाता है, जो साइड से देते हो उसको शटरिंग कहलाता है। डाउट? देखो, जैसे ये हम साइड से प्रोवाइड किए तो इसको हम शटरिंग बोलेंगे। क्लियर? और नीचे से सपोर्ट प्रोवाइड करते तो वो सेंटरिंग कहलाता। जैसे यहाँ पे देखो फाउंडेशन में है, तो ये भी क्या कहलाएगा? शटरिंग है। ठीक है, ये शटरिंग कहलाएगा। और छत का कास्टिंग के लिए जो हम नीचे से प्रोवाइड करते हैं पटरा, ये वाला वर्क को हम लोग सेंटरिंग कहते हैं। किसी को डाउट है तो बोलो। नीचे में देखो ये पूरा प्रोवाइड किया हुआ है ना। ठीक है, ठीक है, रिपीट कर देते हैं। दो टेक्निकल टर्म यहाँ पे आया कि सेंटरिंग है और शटरिंग है। ठीक है, तो सेंटरिंग कहलाता है कि अगर आप छत कास्ट कर रहे हो तो आप हवा में सीमेंट और सरिया को नहीं ना रख दोगे, नीचे से पटरा दोगे ना सपोर्ट के लिए। बांस लगता है नीचे से, फिर ये पटरा दिया जाता है जिस यहाँ पे प्लाई दिया हुआ है। तो ये वाला जो काम होता है इस पे कास्टिंग करने से पहले, ये कहलाता है सेंटरिंग। इसमें डाउट किसी को? सुजीत? बस सर। और और हाँ, और जो शटरिंग होता है, देखो, अब यहाँ पे अगर ये प्लिंथ को यहाँ पे ढलाई करना है तो हम क्या करेंगे, इसको साइड से भी तो मोल्डिंग देंगे, जस्ट लाइक दिस वन। देखो, यहाँ पे साइड से दिया हुआ है ना पटरा, नीचे से थोड़ी दिया हुआ, साइड से दिया हुआ है। ये जो साइड से दिया हुआ है इसको बोलते हैं शटरिंग। शटरिंग प्रोवाइड करना। कॉलम में हम लोग क्या करते हैं? शटरिंग प्रोवाइड करते हैं। छत के लिए हम लोग क्या करते हैं? सेंटरिंग देते हैं। समझ में आया? जिसको फार्मा बोलते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। अगला है एसी सीट रूफिंग। ये समझते हो? एसी सीट रूफिंग क्या होता है? एल्वेस्टर का जो सीट होता है ना उसी को बोलते हैं। एल्वेस्टर देखे हो? आप लोग से ही पूछ रहे हैं, एल्वेस्टर देखे हो? एंशियंट टाइम में जाओगे तो ज्यादातर खपड़े का घर होता था, मिट्टी का घर होता था। फिर वो चेंज होके एल्वेस्टर पे आया। अब कास्टिंग चलता है। ठीक है, अब कंक्रीट से बनाते हैं। क्लियर? तो एसी सीट अगर लगेगा तो वो भी हम लोग मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब पर मीटर स्क्वायर ही इसका पेमेंट होता है। अगला जो आइटम ऑफ वर्क है वो है प्लास्टरिंग। प्लास्टर करते हैं और फिनिशिंग करते हैं। ठीक है, तो प्लास्टरिंग का क्या है कि प्लास्टरिंग में सीमेंट लाइम मोर्टार
इसका जो थिकनेस होता है और जो प्रोपोर्शन होता है वो हम लोग अलग से लिखते हैं, और हम लोग उसका जो वर्क होता है उसको हम लोग मीटर स्क्वायर में लेते हैं। कहने का मतलब, एक शीट पे आते हैं। देखो, जो प्लास्टर करते हैं यहाँ पे एक दिया हुआ है, ठीक है। प्लास्टर वर्क में सीलिंग का जो प्लास्टर करेंगे वो कितना करेंगे, 6 mm लिखा हुआ है। थिकनेस हम लोग पहले ही इधर मेंशन कर देते हैं। उसके बाद जो रूम रहता है सबका नाम देते हैं, कितना रूम है टोटल, लेंथ, विड्थ, कितना बाई कितना का रूम है, तो यहाँ पे 3 मीटर बाई 3 मीटर का रूम था, तो यहाँ पे वो रखे। और इसी से मल्टीप्लाई करके हम टोटल एरिया निकाले मीटर स्क्वायर। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हम प्लास्टरिंग करते हैं उसको हम लोग मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं कि कितना एरिया में प्लास्टर किए, और साइड में थिकनेस को मेंशन कर देते हैं और प्रोपोर्शनल भी स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर स्पेसिफाई नहीं है तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि जो रेशियो होगा 1:4 का होगा, या 1:6 का होगा, मैक्स टू मैक्स। मोटारी सीम बनता है 6 कड़ाई बालू, 1 कड़ाई सीमेंट। 1:4, 1:6, 1:5 यही चलता है। ठीक है, 1:4 का हार्ड मसाला होगा, सीलिंग पे थोड़ा हार्ड मसाला देते हैं, छत का है ना। वॉल पे 1:6 चला लेते हैं। सरकारी काम होता है 1:8, 1:10 तक ले जाता है, लेकिन 1:10 अच्छा नहीं होता। उसमें रह रहे के धीरे धीरे क्या होगा ना कि वो बालू सब धीरे धीरे छोड़ने लगेगा, तो वो दीवार खराब होने लगता है, फिनिशिंग में स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। ठीक है, कॉस्ट कटिंग होता है, सरकारी काम समझ ही रहो, सरकारी टेंडर। ठीक है, रोड देखते हो बनता है 4-5 महीना में ही एकदम पॉट होल्स आने लग जाता है। क्यों होता है, क्योंकि मटेरियल कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग किया जा रहा है, मटेरियल को कट किया जा रहा है। ठीक है, प्लास्टिंग समझ में आया। पॉइंटिंग, ये एक और टर्म है। पॉइंटिंग क्या होता है कि मोटार से हम लोग ना मशीनरी वर्क को हम लोग थोड़ा सा डिजाइनिंग देते हैं। अगर हम इसको गूगल में सर्च करें तो पॉइंटिंग कहने का मतलब है कि देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि वॉल पे अलग से पूरा जो आपका मोटार वाला एरिया है उस पे ये कटिंग लगा रहा है, सो डैट कि ये थोड़ा सा अपीयरिंग लगे। ठीक है, आर्किटेक्ट लोग ऐसा काम कराते हैं तो ये अच्छा दिखता है। तो अगर ऐसा कुछ पॉइंटिंग का काम होगा ब्रिक पे, ठीक है, तो ये भी आपका मीटर स्क्वायर पे चलेगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे अगर आप डायग्राम को भी चेक करो तो ऐसा कुछ बनाया हुआ है कि हर एक जगह पे हम लोग पॉइंटिंग पॉइंटिंग बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क क्या है, वाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग, सीमेंट वॉश। तो ये सारा जो चीज होता है, अब एक एक करके बताते हैं। व्हाइट वॉशिंग मतलब क्या, पुट्टी करना। कलर वॉशिंग का मतलब क्या, पोचाड़ा करना। सीमेंट वॉश करने का मतलब क्या, सीमेंट का घोल देते हैं, देखे हो। जैसे अगर हम लोग पक्का बनाते हैं जमीन पे तो सीमेंट का घोल देते हैं ना फिनिशिंग के लिए, उसी तरीके से घर में मतलब दीवार पे भी जहाँ पे जैसे बाहर अगर छींटा वगैरह पड़ता है तो ऐसा एरिया पे हम लोग घोल देते हैं सीमेंट का। ठीक है, उसी को बोलते हैं सीमेंट वॉश। सीमेंट का पेस्ट बना और दीवार पे लगा दिए, सीमेंट पानी को मिलाए और दीवार पे उसका एक लेयर लगा दी, वो कहलाता है सीमेंट वॉश। तो वैसा अगर कोई काम होता है, चाहे आपका पेंट हो, चाहे पुट्टी हो, या फिर सीमेंट वॉश हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका भी जो यूनिट लेते हैं वो मीटर स्क्वायर में लेते हैं कि कितना मीटर स्क्वायर में काम होगा। और साथ ही साथ जो आइटम ऑफ वर्क है वहां पे हम लोग नंबर ऑफ कोट को स्पेसिफाई करते हैं। जैसे 1 कोट करना है, 2 कोट करना है, जैसे पुट्टी एक बार करना है या 2 बार करना है या 3 बार करना है। जो पेंट होगा नया दीवार पे एटलीस्ट हम लोग 3 बार 3 कोटिंग करते हैं पेंट का। अगर आप सीधा पोचाड़ा कर रहे हो एकदम फ्रेश नया प्लास्टर वॉल पे, तो एटलीस्ट 3 कोट हम वहां पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग भी अगर पुट्टी भी करते हैं एक प्लेन वॉल पे जो नया कंस्ट्रक्ट हुआ है प्लास्टर के ऊपर, तो वो हम एटलीस्ट 3 लेयर तो अप्लाई करते ही है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कोट। कोई दिक्कत। तो ये जो काम होता है मीटर स्क्वायर में लेते हैं, और पेमेंट भी मीटर स्क्वायर पे होता है। मार्केट रेट का बात करें तो जो पुट्टी करता है वो 7 से 8 रुपया लेता है मीटर स्क्वायर पे काम करने का, करंट रेट है एकदम। अगर 10 बाई 10 है आपका
सॉरी 7 से 8 रुपया वो स्क्वायर फीट लेता है। ठीक है, मार्केट रेट 7 से 8 रुपया स्क्वायर फीट लेता है। और मान लो 10 बाय 10 का अगर आपका रूम है, सॉरी 10 बाय 10 का अगर आपका वॉल है, एक वॉल सिंगल, तो हो गया 100 स्क्वायर फीट। तो एक वॉल को फिनिश करने का आपसे 700 से 800 रुपया चार्ज करेगा, सिर्फ एक वॉल का, जो 10 बाय 10 साइज का होगा। डाउट है? चलो, इसके बाद है डिस्टेम्पर। तो ये सभी पेंट वाला ही काम है, डिस्टेम्पर हुआ, पेंट हुआ। तो डिस्टेम्परिंग में क्या आ गया, नंबर ऑफ कोट्स स्पेसिफाई करेंगे, मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करेंगे कितना मीटर स्क्वायर काम हुआ है, और पर मीटर स्क्वायर का रेट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? पॉइंटिंग, वार्निशिंग, ये सारा नंबर ऑफ कोट स्पेसिफाई करेंगे, और साथ ही साथ जो लेंगे वो स्क्वायर मीटर में लेंगे। आगे बढ़ते हैं। फ्लोरिंग। फ्लोरिंग कहने का मतलब क्या, कि पक्का बनाने का काम। ठीक है, जमीन पे जो पक्का बनता है वो, उसको फ्लोरिंग कहते हैं। तो 25 mm सीमेंट कंक्रीट ओवर 75 mm लाइन कंक्रीट फ्लोर इंक्लूडिंग लाइन कंक्रीट। तो बेसिकली समझो कि जो भी फ्लोरिंग का काम होता है वो भी सारा आपका मीटर स्क्वायर पे ही होता है। डन। एक साइड आपका थिकनेस मेंशन करेंगे कि कितना मोटा आपका वर्क होगा, और फ्लोरिंग का काम मीटर स्क्वायर में लेंगे, और उसका पेमेंट भी पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, सारा वही है। नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क आता है रेन वाटर पाइप या प्लेन पाइप। ये भी नंबर्स में चलता है, रनिंग मीटर बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे पाइप है आपका, वो रनिंग मीटर में चलेगा। मान लो छत से आप अगर पाइप उतार रहे हो नीचे, छत का पानी जो रहेगा बरसात का, वो तो नीचे आना चाहिए ना। तो 10 फीट अगर आपका घर का हाइट है, तो हो गया आपका 3 मीटर। मान लो 3 मीटर हाइट है, तो पाइप कितना लगेगा, सिंगल पाइप 3 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे रनिंग मीटर टोटल कितना, 3। उसके बाद उसका जो रेट होगा वो पर मीटर के हिसाब से लगेगा। मान लो 70 रुपया अगर मीटर पाइप है, तो 3 मीटर का आपको कितना लगेगा, 210 रुपया। क्लियर? स्टील का वुडन ट्रस, ये भी आपको पीस में मिलता है। ठीक है, स्टील का जितना भी ट्रस आता है, आप लोग स्टील में पढ़ोगे कि अलग अलग एंगल आता है, रेक्टेंगुलर सेक्शन आता है, सर्कुलर सेक्शन आता है स्टील का। वो है 5th सेमेस्टर में, स्टील डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, इसमें पढ़ोगे। तो वो सारा ना नंबर में मिलता है। ठीक है, जितना पीस मंगाओगे वो पीस के अकॉर्डिंग उसका पैसा लगता है। क्लियर? अगला है ग्लास पैनल। ग्लास पैनल आपका स्क्वायर मीटर में, और पेमेंट भी मीटर स्क्वायर में। ठीक है, उसके बाद जो ग्लास लगाता है उसका भी तो पैसा होता है ना, उसका चार्ज होता है। तो फिक्सिंग ऑफ ग्लास पैनल या फिर उसका क्लीनिंग, तो ये भी जितना नंबर में रहेगा वो होगा। मान लो 5 ग्लास को अगर हम फिक्स करा रहे हैं, तो पर ग्लास का नंबर के अकॉर्डिंग वो काम होता है। ठीक है, यहाँ तक डाउट है किसी को तो बताओ। कौन सा आइटम को हम किस मेजरमेंट में लेंगे, उसका किस यूनिट में पेमेंट होगा, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारा आपका सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड यूनिट ऑफ पेमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क, प्लस बिल ऑफ क्वांटिटीज, ये सारा आपका सिलेबस का पार्ट है। क्लियर? तो ये टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाता है लास्ट। अब एक न्यूमेरिकल है कि वेट ऑफ स्टील बताइए 1 मीटर में। निकाल सकते हो? आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, तो वेट ऑफ स्टील निकालना आपको 1 मीटर का। ठीक है,
कैसे निकालोगे? बताओ। नहीं पता? वेट क्या होता है? ना सर। वेट होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है। तो वॉल्यूम कहने का मतलब क्या? कि एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। डाउट? देखो, अगर एक रड है आपका 1 मीटर का, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा मान लो एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है? सर्कल का जो एरिया होता है, इसी को अगर हम हाइट ले ले 1 मीटर, मान लो इतना है, ठीक है? अगर ये आपका रॉड है, तो इसी का तो वॉल्यूम ना। तो वापस आपके कोर्स कंटेंट पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल कि 1 मीटर अगर लेंथ है स्टील का, तो उसका वेट बताइए। तो वेट कहलाता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और वॉल्यूम कहने का मतलब क्या? एरिया इंटू हाइट, लेंथ, जो बोल लो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पाई/4d² एरिया के लिए, मल्टीप्लाइड बाय उसका हाइट। डाउट? इसका एरिया क्या? अगर आप लोग पाई r² पढ़े हो तो पाई r² ही सही। बट हमको तो डाया चाहिए, तो अगर डी में चेंज करते हैं तो सो में पढ़े होगे ये चीज, है ना? पाई/4d²। ठीक है। तो यहां से यहाँ हो गया इसका वॉल्यूम। बट जो यहाँ पे डाया है, वो उसको चेंज करना पड़ेगा। किसमें चेंज करना पड़ेगा ये बता दो। यूनिट कन्वर्जन पढ़े हो? यूनिट कन्वर्जन पढ़ के आएगा। ठीक है। ये रहा होमवर्क, ये क्वेश्चन आपको पेंडिंग में छोड़ रहे हैं। सॉल्व किया हुआ है, बट ये आपको अभी हम पेंडिंग में छोड़ेंगे। रफ बता देते हैं। यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन होगा, साथ ही साथ यहाँ जो डेंसिटी होता है स्टील का, वो होता है 7850 kg/m³। 1 मीटर क्यूब का अगर वॉल्यूम है, तो वो 7850 kg होता है उसका वेट। ठीक है। और ये डाटा हमेशा पूछता है। आपको एमसीक्यू में भी स्टील जब आप पढ़ोगे 5th सेमेस्टर में, एक एमसीक्यू में भी ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है कि यूनिट वेट ऑफ स्टील बताइए, तो वो होता है 7850 kg/m³। रट जाओ, ये डाटा हमेशा काम आएगा। ठीक है। और इसी को बोलते हैं डेंसिटी ऑफ स्टील। अगर आपसे डेंसिटी ऑफ स्टील पूछा, तो यही कहलाता है डेंसिटी ऑफ स्टील, 7850 kg/m³। अगेन ये होमवर्क रहेगा, कल इस पर फिर पूछेंगे, तो ये आप बताओगे। ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, कैसे निकलता। क्योंकि यहाँ पे हमको डाया नहीं पता है, तो यहाँ पे d² एज इट इज रखा गया, बाकी को सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया गया। ये होमवर्क है, इस पे थोड़ा सा रिसर्च करोगे। आगे बढ़ते हैं। एक्सकेवेशन पे मेजर आइटम में क्या क्या हो जाता है? सबसे पहला काम क्या? अर्थवर्क। जो आप लोग का भी प्रोजेक्ट कर रहे थे एक, उसमें भी हम लोग पहला काम क्या किए थे? अर्थवर्क ही तो किए थे। जैसे ये कर रहे थे एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन, ये क्या था? अर्थवर्क ही तो था, गड्ढा ही तो कोड़ रहे थे, एक्सकेवेशन। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मेजर वर्क है। तो अर्थवर्क में क्या चलता है कि मीटर क्यूब बता चुके हैं। इसमें दो टर्म आता है, एक को कहते हैं लीड, एक को कहते हैं लिफ्ट। इंपॉर्टेंट टर्म है, नोट कर लेना। ठीक है। लीड क्या होता है कि जो एवरेज डिस्टेंस होगा सोर्स ऑफ सॉइल टू डिपोजिशन ऑफ सॉइल, मतलब एक जगह पे हम गड्ढा किए, दूसरे जगह पे जाके रख रहे हैं, उसका बीच का जो डिस्टेंस है, उसको कहते हैं लीड। मतलब कहाँ पे हमको गड्ढा कोड़ के उठाना है और कहाँ पे जाके रखना है, उन दोनों का बीच का डिस्टेंस को कहते हैं। क्लियर? लीड में कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। लिफ्ट। लिफ्ट क्या होता है कि आप जो जिसको उठाए हो, मिट्टी हो सकता है कि बहुत हाइट पर रखना हो,
तो लिफ्ट होता है कि वो हाइट कितना हम लेके जा रहे हैं। ठीक है। इन जनरल लीड जो होता है वो 30 मीटर होता है। लिफ्ट जो होता है वो 1.5 मीटर हाइट तक हम उसको उठाते हैं। डाउट है किसी को? मान लो आप जेसीबी लगाए तो ट्रक भी तो लगेगा। अब जेसीबी थोड़ी उठा उठा के हमेशा लेके जाएगा। जेसीबी मट्टी उठाता है, कोड़ के उसको ट्रक में डालता है, ट्रक लेके जाता है। वो जो उठाने का काम होता है वो जेसीबी का फिक्स है कि वो 1.5 मीटर के अंदर में होगा। अगर और बड़ा हाईवा अगर आ रहा है, ट्रक की जगह पे हाईवा आ रहा है, 6 चक्का 8 चक्का वाला गाड़ी आ रहा है, उस केस में बड़ा जेसीबी लगेगा। क्योंकि हर जेसीबी का अपना एक कैपेसिटी होता है ना हाइट उठाने का। ठीक है। तो उसका रेट फिर अलग होगा। तो जो जनरल चलता है वो है 30 मीटर तक ले जाके रखने का और 1.5 मीटर उठाने का। ठीक है। तो जो 30 मीटर डिस्टेंस है वो कहलाएगा लीड और ऊपर उठाने वाला कहलाता है लिफ्ट। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद देखो, एक यहाँ पे हम लोग जितना भी अर्थवर्क किए थे वो मीटर क्यूब में लिए थे। अगर हम लोग यहाँ पे चेकआउट करें आपका फाइल बुक वन, हम लोग मीटर क्यूब में लिए थे। ऐसा क्यों लिए थे? क्योंकि जो हमारा डेप्थ था वो कहीं ना कहीं 1300 mm था, मतलब 1.3 मीटर था। ठीक है। लेकिन इसका भी लिमिट है। अगर हमारा डेप्थ 30 सेंटीमीटर से कम रहेगा तो उसका मेजरमेंट हम लोग मीटर स्क्वायर में करेंगे। जो गड्ढा कोड़ रहे हैं वो 30 सेंटीमीटर से कम कोड़ेंगे तो वो मीटर स्क्वायर में चलेगा। क्लियर? और ऐसा काम कहाँ पे होता है? जैसे सरफेस ड्रेसिंग, लेवलिंग, मतलब मिट्टी को हम लोग बराबर कर रहे हैं या ऊपर ऊपर से कटिंग कर रहे हैं एरिया क्लीन करने के लिए। जैसे प्लॉट में क्या है कि पूरा प्लॉट में घास उग गया है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऊपर से सिर्फ छीलेंगे ना, तो सिर्फ ऊपर का लेयर काटेंगे, हल्का हल्का मट्टी कटेगा, तो कहीं ना कहीं 30 सेंटीमीटर से कम होगा। तो वैसा केस में हम लोग मीटर स्क्वायर में लेते हैं डाटा। क्लियर? दूसरा, अगर ट्रेंच काट रहे हैं, ट्रेंच समझता? नाली का जो कटिंग होता है ना उसी को ट्रेंच बोलते हैं। चाहे वो अब नाली के लिए कटे या कैनाल के लिए कटे। क्लियर? तो अगर उसका चौड़ाई 1.5 मीटर से ज्यादा, सॉरी 1.5 मीटर से कम है और जो डेप्थ है वो 30 सेंटीमीटर से कम है, तो उसका भी मेजरमेंट मीटर स्क्वायर में चलेगा। और इससे अगर ज्यादा है तो मीटर क्यूब में होगा। कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीड और लिफ्ट समझ में आया? तो यहाँ पे फिगर से ही बताया गया है कि अगर आप इसको यहाँ से एक्सकेवेट करके इस जगह पे ला के रख रहे हो तो ये वाला जो डिस्टेंस ये कवर करेगा ये लीड कहलाएगा। अगर आप मिट्टी को फिल कर रहे हो, उसको उठा के ऊपर लेके जाके कहीं और रख रहे हो, तो आप जितना हाइट पे इस मिट्टी को उठा के भरोगे तो वो आपका लिफ्ट कहलाएगा। क्लियर? बैक फिलिंग में लिफ्ट का काम होता है। बैक फिलिंग कहने का मतलब कि आप एक बार मिट्टी कोड़े, उसके बाद यहाँ पे फाउंडेशन बना दिए और यहाँ पे मिट्टी को वापस भर रहे हैं, लेकिन हमको इसको हाइट पे और ऊपर लेके जाना है, इस लेवल से और ऊपर लेके जाना है मान लो। तो क्या होगा कि ये हमारा 1.5 मीटर तक ही होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो फिर उसका कैलकुलेशन अलग चलेगा। ठीक है। तो ये आपका लिफ्ट कहलाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। स्टील वर्क का ज्यादा तो आप लोगों को पढ़ना है नहीं, बस ये याद रखना कि स्टील वर्क का डेंसिटी कितना होता है, 7850 kg/m3। ठीक है।
सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको डाया दिया हुआ है। अगर आप पहला क्वेश्चन करोगे तो ये क्वेश्चन भी बनेगा। व्हाट इज द वेट ऑफ वो 10 mm डाया बार इन 20 मीटर लेंथ? लेंथ दिया हुआ है, डाया दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? सिर्फ इसका वेट निकालना है। तो यूनिट वेट आपको पता है, तो आप उससे आप यहाँ पे निकाल सकते हो। चेकआउट करना, नहीं बनेगा तो फिर इसको बताएंगे, ठीक है? न्यूमेरिकल अभी होमवर्क पे रहेगा। क्लियर? अगला मेन आइटम ऑफ वर्क होता है कंक्रीटिंग। ठीक है? कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब क्या? मिक्सिंग ऑफ सीमेंट, सैंड, या फिर आप कह लो फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट विथ वाटर। मतलब सीमेंट को, बालू को, गिट्टी को पानी के साथ मिलाते हैं तो कंक्रीट बनता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसका जो मेजरमेंट होता है ये मीटर स्क्वायर में होता है, बट कहाँ कहाँ पे? अगर आप आरसीसी का कास्टिंग कर रहे हो, पीसीसी कर रहे हो, प्रीकास्ट कंक्रीट है, आरसीसी छज्जा है, तो या फिर लाइम कंक्रीटिंग कर रहे हो, तो हर जगह पे ना अलग अलग मेजरमेंट होता है। जैसे कि अगर हम डीपीसी देते हैं, ठीक है, डैम प्रूफ कोर्स प्रोवाइड करते हैं प्लिंथ के ऊपर, तो वहां पे जो मेरा मेजरमेंट होता है वो मीटर स्क्वायर पे होता है। एरिया चलता है, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ठीक है? और वहां पे हम लोग मेंशन कर देते हैं कि उसका थिकनेस क्या है। जो आइटम ऑफ वर्क लिखते हैं वहां पे मेंशन करते हैं डीपीसी का थिकनेस, और हम लोग उसको मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? लाइम कंक्रीट इन रूफ टेरेसिंग, ये भी वही चीज है, पहले बताया था स्टार्टिंग में आज। इसका भी मीटर स्क्वायर चलता है। कुछ कंक्रीट से आर्किटेक्चरल वर्क होता है, जैसे जाली वगैरह बनाना, तो वो सब भी मीटर स्क्वायर में चलता है, क्योंकि वो बहुत ही पतला काम होता है। और फ्लोर पे अगर कंक्रीट बिछा रहे हैं तो वो भी हम लोग मीटर स्क्वायर में लेते हैं फ्लोरिंग के लिए। क्लियर? जस्ट पहले पढ़ा चुके हैं। इम्पोर्टेंट फिर यहाँ से स्टार्ट होता है आपका प्लास्टरिंग का, कि प्लास्टरिंग में कितना कितना एमएम हम लोग प्लास्टर करते हैं। तो प्लास्टरिंग कहता है कि इट इज डन टू प्रोवाइड सरफेस फॉर पेंट एंड फिनिशेस। इट प्रोटेक्ट द मशीनरी वर्क फ्रॉम वेयर एंड टियर। जो आपका ब्रिक वर्क होता है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। प्लास्टर करोगे तो दीवार सेफ रहता है ना। तो एक प्लास्टर अंदर के साइड से होता है, एक बाहर के साइड से होता है। तो जो अंदर होगा वहां पे हम लोग थिकनेस कम रखते हैं, 12 mm। लेकिन बाहर से होगा तो वो करेंगे हम लोग 20 mm का प्लास्टर। ठीक है? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बाहर के साइड में क्या होता है कि वेदरिंग इफेक्ट होता है, धूप है, पानी है, ठंड है। ठीक है? बट इनसाइड ऐसा नहीं होता है, घर के अंदर में ऐसा कुछ तो नहीं होता। तो हम लोग अंदर के साइड 12 mm का प्लास्टर करते हैं, बाहर के साइड में 20 mm का प्लास्टर करते हैं। कोई डाउट? ये डाटा है, याद रखिएगा। प्लास्टर जब निकालेंगे प्रोजेक्ट पे तो ये डाटा वहां पे मेंशन करना पड़ता है। क्लियर? देखो ये लाइन इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि लाइम तो ठीक है टॉपिक पे है, बट लाइम से अब कोई करता नहीं है। चूना से अब कोई काम नहीं होता है, बहुत रेयर काम होता है चूना से। ज्यादातर सब सीमेंट मोटार ही यूज करता है, चूना से चूना बालू मिला के कोई नहीं करता है। पहले जमाना में यही होता था। आप जितना भी आप 500 600 साल पहले जाओ राजा महाराजा के टाइम पे, तो वो लोग का जो महल अभी भी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सारा जो आपका बिल्डिंग बना हुआ है, महल बना हुआ है, वो सारा लाइम कंक्रीट, लाइम मोटार से बना हुआ है, चूना से। ठीक है? तो उसका लाइफ ज्यादा होता है, सीमेंट मोटार का लाइफ कम होता है। ये आपको 100 से 150 साल के बीच का आपका बिल्डिंग का लाइफ लाइफ होगा, और वही लाइम से बना हुआ रहता है। तो आप देखो 500 600 साल पुराना किला अभी भी है और वर्किंग में है। ठीक है? बट दिक्कत ये है ना कि लाइम मोटार आप करवाओगे तो इसका लेबर ही नहीं अवेलेबल है। दूसरा कि बहुत महंगा है। तीसरा, मटेरियल उतना अवेलेबल नहीं है। क्लियर? ना आपके पास वैसा लेबर है तो पैसा ज्यादा लेगा। दूसरा, लाइम जल्दी मिलता नहीं है वैसा।
क्लियर। टाइम टेकिंग है। सीमेंट मोटार में काम जल्दी होता है, ज्यादा काम होता है, कम टाइम में बन जाता है। चूना से बनाओगे, चूना को पानी में फुला के एक दिन रखना पड़ेगा, रात भर रखोगे तो फिर सुबह जाके वो थोड़ा यूज में आएगा। तो ये सारा चीजें हैं, तो इसकी वजह से लाइम ज्यादा यूज होता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला आइटम है ब्रिक वर्क, दीवार का जोड़ाई। ये हम लोग वॉल्यूम में लेते हैं मीटर क्यूब में, बट कब? जब वो 10 सेंटीमीटर थिकनेस से ज्यादा होगा, थिकनेस इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर, तो वो मीटर क्यूब में लेंगे। और अगर 10 सेंटीमीटर से हमारा थिकनेस कम होगा तो मीटर स्क्वायर में चलेगा। जैसे कि हम लोग पार्टीशन वॉल वगैरह बनाते हैं, तो वो सारे का हम लोग मीटर स्क्वायर में लेते हैं वॉल्यूम एरिया। ठीक है, ब्रिक वर्क का। समझ में आया? अब मीटर स्क्वायर में कहाँ कहाँ पे काम होगा? तो ब्रिक सोलिंग, मतलब जमीन में अगर हम लोग ईटा बिछा रहे हैं तो वो सारा मीटर स्क्वायर में चलेगा। हाफ ब्रिक वर्क कर रहे हैं, मतलब 5 इंची वाला जो दीवार होता है वो कितना होता है? अगर वो कर रहे हैं, पार्टीशन वॉल बना रहे हैं जिसका थिकनेस 10 सेंटीमीटर से कम है, तो हम उसको मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे, सिर्फ एरिया निकालेंगे। और 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है थिकनेस तो हम उसको मीटर क्यूब में करेंगे। डाउट? आगे बढ़े। वुड वर्क आता है। वुड वर्क कहने का मतलब इसमें क्या क्या काम होगा? आपका डोर का फ्रेम हो जाएगा, शटर हो जाएगा, विंडो शटर हो जाएगा। अगर लकड़ी का दीवार बन रहा है, जैसे कि ठंडे एरिया में अगर आप कंस्ट्रक्शन देखोगे यूरोप साइड, तो वहां पे क्या होता है कि बर्फ एरिया है। तो कंक्रीट के घर पे अगर आप रहोगे और ईटा का घर बनाओगे, तो अंदर में क्या होता है ना कि वो बहुत ठंडा होता है। बट अगर आप लकड़ी से अगर आप घर बना रहे हो, तो वो अंदर में गर्म रहता है, बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं आता। ठीक है। तो वहाँ, तो आप लोग देखे होंगे कार्टून वगैरह में, जैसे डोरेमोन वगैरह रहता है, वो सब सिंचन हो गया, ये सब में क्या है कि आपको दिखेगा कि वो सारा लकड़ी का घर है। ठीक है, तो ऐसा होता है, लकड़ी का घर बनता है, पूरा वॉल ही लकड़ी का बनता है। तो वुडवर्क जो होता है वो हम लोग जनरली मीटर क्यूब में लेते हैं, बट इसका भी अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर इसका थिकनेस हम लोग 10 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा तो मीटर क्यूब, और 10 सेंटीमीटर से कम होगा या 10 सेंटीमीटर के बराबर भी होगा तो हम लोग मीटर स्क्वायर में ही लेंगे। क्लियर? इक्वल और लेस देन 10 होगा तो मीटर स्क्वायर, और अगर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा मोटा लकड़ी लग रहा है तो हम उसको मीटर क्यूब में लेंगे डाटा। ठीक है। अब मीटर क्यूब में कौन कौन सा डाटा चलता है? तो आपका हो गया विंडो का फ्रेम हो गया, डोर का फ्रेम हो गया, चौखट जिसको बोलते हैं, राफ्टर बीम, राफ्टर ट्रस, रूफ ट्रस, ये सब मीटर क्यूब में चलेगा। विंडो का जो शटर हो गया जिसको पल्ला बोलते हैं, डोर का शटर हो गया, ठीक है, टिम्बर वॉल हो गया, ये सारा मीटर स्क्वायर में। और इसका जो फिटिंग आएगा, जैसे कि बोल्ट, हिंज, हैंडल, ये सब नंबर्स में चलेगा। 1 पीस चाहिए लगेगा, 2 पीस लगेगा, 10 पीस लगेगा, 50 पीस लगेगा, वो सारा ये सब नंबर में चलेगा। क्लियर? स्टोन वर्क भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि स्टोन से अब कोई काम होता नहीं है। बट स्टोन वर्क में दो तरह का होता है कि एक रबल मशीनरी होता है, एक एस्लर मशीनरी होता है। रबल का मतलब ही होता है कि रफ। रफ कहने का मतलब कि स्टोन जो आता है ना, पत्थर पत्थर देखे हो, बड़ा बड़ा जो बोल्डर रहता है, वो सब का कोई शेप एंड साइज नहीं होता। वो बहुत आपको अनइवन दिखेगा। जैसे ईटा रहता है तो ईटा चारों तरफ से आपको साइजेस तो फिक्स रहता है ना, वो मोल्ड में बनता है। पत्थर क्या, पत्थर तो हम लोग काट के लाते हैं, तो बहुत सारा अनइवन शेप होता है पत्थर का। तो अनइवन शेप होगा तो मसाला ज्यादा लगेगा उसमें काम करने में। इरेगुलर साइज है ना, तो वो क्या होता है, रबल मशीनरी क्या होता है, रफ होता है। अनड्रेस स्टोन मतलब वही कि अनइवन शेप एंड साइज का होगा। तो इसमें क्या होगा कि जॉइंट्स जो बनेगा, जो हम लोग मसाला दे के इसको जॉइंट करेंगे, वो कैसा दिखेगा, इरेगुलर दिखेगा। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे, एक ब्रिक वर्क देख रहे थे, पूरा एकदम एक एक लाइन बराबर बराबर चल रहा था, देखो एकदम सीधा।
ऐसा अगर हम लोग स्टोन पत्थर यूज करके दीवार बनाते तो ऐसा नहीं दिखता ना, अनइवन दिखता। ठीक है। बट अगर आप वो सारे पत्थर क्या करोगे कि अगर आप साइज वाला पत्थर एक जैसा लेके आओगे तो, और उससे अगर आप लोग मशीनरी कर रहे हो, उसको कहेंगे एशलर मशीनरी। ठीक है। सेम साइज का पत्थर अगर आप लेके आते हो और उससे अगर आप लोग ब्रिक वर्क, सॉरी, स्टोन वर्क कर रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, तो वो कहलाएगा एशलर मशीनरी। ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जितना भी जॉइंट्स होगा वो फाइन होगा और रेगुलर साइज का होगा। क्लियर। लेकिन वो महंगा पड़ेगा। डन। कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, जैसे स्टोन मशीनरी और ब्रिक मशीनरी का। तो जाहिर सा बात है कि मजबूती किसका ज्यादा, स्ट्रेंथ किसका ज्यादा, स्टोन मशीनरी का। पत्थर ज्यादा मजबूत होता है। कौन ज्यादा टाइम तक टिकेगा, ड्यूरेबल कौन है, स्टोन मशीनरी। ब्रिक वर्क कम ड्यूरेबल है। बट दिखने में कौन कैसा दिखेगा, अगर आप अपीयरेंस का बात करोगे तो पत्थर वाले जो दीवार होता है उस पर प्लास्टर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि करने का जरूरत ही नहीं है। आप पत्थर पे प्लास्टर करके क्या करोगे, पत्थर पानी सोखता नहीं है, पास थोड़ी करेगा, पानी नहीं रिसेगा ना। लेकिन ईटा के साथ क्या है कि ईटा तो मिट्टी का बना हुआ है, उस पर पानी लगेगा, वो पानी सोखेगा, तो उसको आपको प्लास्टर करना पड़ेगा। ठीक है। तो ब्रिक वर्क में फिनिशिंग रिक्वायर्ड होता है, स्टोन मशीनरी में प्लास्टर करने का जरूरत नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। समझ में आया? और जो मसाला से हम जॉइंट बनाएंगे, मोटार जॉइंट, वो स्टोन मशीनरी में क्या होगा, मोटा होगा, थिक होगा। ब्रिक मशीनरी में कम मसाला लगेगा, थिन मोटार जॉइंट होगा। डैम्पनेस, पानी सोखेगा क्या, पत्थर पानी नहीं सोखता है ना, इसलिए यहाँ नो लिखा हुआ है। ब्रिक मशीनरी पानी सोखता है, ईटा को अगर पानी में रखोगे तो ईटा धीरे धीरे पानी सोखेगा। क्लियर। बट कॉस्ट का अगर बात करें तो पत्थर महंगा पड़ता है, ब्रिक सस्ता पड़ता है। ठीक है। अब ब्रिक मशीनरी कहाँ कहाँ यूज होता है, स्टोन मशीनरी कहाँ कहाँ यूज होगा। यूजेस में देखो, अगर हमको पियर बनाना है, डैम बनाना है, प्लिंथ के नीचे देना है, तो ये सब में क्या होता है, पत्थर ही यूज होगा। ठीक है। ब्रिक कहाँ होगा, कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाना है, पब्लिक बिल्डिंग बनाना है, तो ये सब में रेसिडेंशियल वर्क, पब्लिक वर्क, हॉस्पिटैलिटी वर्क, ये सब में क्या चलेगा, आपका ब्रिक चलेगा। ठीक है। डाउट है किसी को? क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोरिंग। फ्लोरिंग का मतलब क्या, अगेन नीचे में फिनिशिंग का काम हो रहा है, जमीन का काम हो रहा है। ठीक है। तो ये हमारा मीटर स्क्वायर में चलता है, लेकिन कब, जब उसका थिकनेस 7.5 सेंटीमीटर से कम हो तो मीटर स्क्वायर, और 7.5 सेंटीमीटर से ज्यादा का थिकनेस है तो वो मीटर क्यूब में काम होगा। 3 इंच बोलते हैं क्योंकि 25 mm मतलब 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। तो 3 इंच से कम का है तो मीटर स्क्वायर, 3 इंच से ज्यादा है तो मीटर क्यूब। ठीक है। और सेंटीमीटर में बात करें थिकनेस का तो 7.5 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा है तो मीटर क्यूब, कम है या फिर 7.5 का भी है तो मीटर स्क्वायर। फ्लोरिंग में जो काम होता है जनरली 1 से 2 इंच का ही हम लोग करते हैं। तो ज्यादातर आपको हमेशा फ्लोरिंग का जो एस्टिमेशन दिखेगा वो आपको मीटर स्क्वायर में दिखेगा, तो हम लोग भी मीटर स्क्वायर में ही बनाएंगे। क्लियर। एसी सीट वही अल्बेस्टर हो गया। फॉर्म वर्क, फॉर्म वर्क कहने का मतलब क्या, कि ये सब जो कास्टिंग हो रहा है इस पे जितना भी लकड़ी लगेगा, जैसे यहाँ पे शटरिंग दिए ना,
सेंटरिंग दो या शटरिंग करो, ये फॉर्म वर्क में ही कहलाता है। लकड़ी वाला जो भी काम यहाँ पे होता है फ्रेम बनाने का, उसको फॉर्म वर्क कहते हैं। ठीक है। पॉइंटिंग, शटरिंग, वाइट वॉशिंग, कलरिंग, पेंटिंग, डैडो रेल, कोई जानते हो क्या होता है ये? एक स्कर्टिंग होता है, एक डैडो होता है। नोट करके रखिए, ये भी होमवर्क है। ठीक है, कि स्कर्टिंग क्या होता है और डैडो रेल क्या होता है। एक डैडो होता है, एक होता है डैडो रेल, दोनों अलग अलग टर्म है। पढ़ के आइएगा। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। डिस्टेम्पर, सेंटरिंग, ये सब मीटर स्क्वायर में चलेगा। इलेक्ट्रिक वर्क जो भी होता है वो नंबर में चलता है, फिर पॉइंट्स काउंट करते हैं कि कितने पॉइंट्स पे हम लोग का इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है। जैसे एक पॉइंट होता है आपका एसी का, एक पॉइंट होता है आपका फैन का, चारों वॉल पे एक एक बल्ब का अलग से पॉइंट होता है। तो वो सारा पॉइंट्स काउंट होता है और उसको नंबर में हम लोग रखते हैं। ठीक है। हाँ, यहाँ पे स्कर्टिंग भी लिखा हुआ है। स्कर्टिंग, डैडो और डैडो रेल, ये तीन टर्म आप लोग पढ़ के आइएगा। ठीक है। तो जो स्कर्टिंग होता है वो रनिंग मीटर में होता है। कॉर्निस, स्ट्रिंग कोर्स, ड्रिप कोर्स, एज, बेंड, ये सब इतना आप लोग के लिए नहीं है, ये सब गेट के लिए, गेट एग्जाम होता है ना उसके लिए। ठीक है। बट ये तीन टर्म आप लोग को जानना जरूरी है, डैडो, डैडोरेल और स्कर्टिंग, ये क्या होगा। क्लियर। अब देखो कि जो प्लास्टर होता है उसमें कुछ कुछ, प्लास्टर ही नहीं, हर चीज में ना कुछ कुछ चीजें डिडक्शन होता है। जैसे आप लोग जो प्रोजेक्ट अभी तक कर रहे थे वहां पे क्या था कि बुक वन ओपन था ना। हम्म। जो बना रहे थे वहां पे हम लोग डिडक्शन किए थे ना, डोर, विंडो, लिल्टन, ये सब का डिडक्शन किए थे। ठीक है। तो जो हम वॉल को ले रहे हैं, अगर हम उस पर प्लास्टर कर रहे हैं, तो समझो कि अगर वो ओपनिंग मेरा 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है तो हम प्लास्टरिंग में कोई भी डिडक्शन नहीं करेंगे। क्लियर। डाउट है किसी को? अगर मेरा ओपनिंग एरिया 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर का है तो प्लास्टर में हम सिर्फ एक साइड डिडक्शन करेंगे। क्लियर, वो भी अंदर साइड। तीसरा पॉइंट है कि अगर मेरा ओपनिंग 3 मीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो हम दोनों साइड डिडक्शन करेंगे। डाउट है? यहाँ पे डाउट होना चाहिए। किसी को डाउट नहीं है? सर प्लास्टिंग एक बार रिपीट कीजिएगा। देखो, मान लो ये वाला दीवार में, जैसे यहाँ पे क्या है, ओपनिंग है ना, डोर छोड़ा हुआ है, दिख रहा है। तो इस वाले पूरे वॉल पे अगर हम प्लास्टर कैलकुलेट करें, इसको 1 यूनिट मान के चलना। ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे है बट इसको 1 यूनिट मान के चलना, ये सीधा। ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया आएगा वो तो निकालेंगे, लेकिन जब प्लास्टरिंग पे कैलकुलेट करेंगे, ब्रिकवर्क में तो इसको डिडक्ट किए ही ना। जहाँ पे मेरा डोर था वहां पे हम उतना ईटा हटाए थे, डिडक्शन किए थे। प्लास्टरिंग में ये कहता है कि आप अगर इस वॉल को, एक सिंगल वॉल को प्लास्टर कर रहे हैं और उसके बीच में अगर ओपनिंग है, तो उस ओपनिंग का पहले आपको एरिया चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1.2 इंटू 2.1 मीटर का हमारा था ना, डोर हमारा 1.2 मीटर इंटू 2.1 मीटर का था। तो इसका एरिया क्या होगा? इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई बाय 2.1। तो एरिया क्या है? 2.52 मीटर स्क्वायर। डाउट? 2.52 आया, मतलब कहीं ना कहीं वो 3 से कम है और 0.5 से ज्यादा है।
इसमें डाउट? सबसे पूछ रहे हैं। जो हमारा डोर था, ये वाला डोर, ये 1.2 मीटर इसका विड्थ था और हाइट था 2.1 मीटर, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एरिया निकलेगा। और जो एरिया निकलेगा वो एरिया कितना आया? 2.52 मीटर स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं वो 0.5 से ज्यादा और 3 मीटर स्क्वायर से कम है, तो हम सिर्फ एक ही साइड डिडक्शन करेंगे प्लास्टर में। सिर्फ इस साइड का जो एरिया लेंगे वो डिडक्शन होगा। बाहर साइड से जो प्लास्टर करेंगे उसमें हम पूरा एरिया को कंसीडर करेंगे, ये माइनस नहीं करेंगे। समझ में आया? अगर ये मेरा डोर का ओपनिंग 3 मीटर से ज्यादा होता, कहने का मतलब, इसको बैक करते हैं, इमेज, देखो, कुछ ऐसा रहे। ये तो देखिए कि लग रहा है ना कि ऐसे ही ज्यादा है, बड़ा शटर इतना एरिया है। तब इसमें जो प्लास्टर करोगे इस फेस पे, तो इस फेस पे ये दोनों साइड से माइनस होगा। अंदर से प्लास्टर करोगे तो इस एरिया को माइनस करोगे, और अंदर से जो प्लास्टर होगा वो 12 mm थिक होगा। क्लियर? अब बाहर का प्लास्टर निकालोगे तो इस पूरे एरिया से, पूरा एरिया कहने का मतलब क्या, इस पूरा एरिया जो यहाँ ऊपर से है ये वाला, ठीक है, पहले तो हम पूरा ऐसे ही लेते हैं ना, इसमें इस पूरे एरिया में हम क्या माइनस करेंगे, ये वाला एरिया। डाउट है अभी? क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। देखो, अगर ये 3 मीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो ये बाहर वाले प्लास्टर में भी माइनस होगा और अंदर वाले प्लास्टर में भी ये माइनस होगा। हम सिर्फ ये एरिया को अंदर में भी कंसीडर करेंगे और ये बाहर में भी इसी एरिया को कंसीडर करेंगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, इसको क्लीन कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लास्टरिंग इंपॉर्टेंट है। देखो, मैशनरी वर्क, नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग ऑफ 0.1 मीटर स्क्वायर। अगर 0.1 मीटर स्क्वायर का कोई ओपनिंग है, बहुत छोटा छोटा अगर होल वगैरह है, तो वो सब में हम कोई भी डिडक्शन नहीं करते हैं। ठीक है? उसके बाद ये सब न्यूमेरिकल करोगे ना तो ज्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है? जैसे हम लोग पहला न्यूमेरिकल किए थे, हम लोग क्या क्या डिडक्ट किए थे? बताओ। डोर, विंडो, लिल्टन, ये सब हम लोग डिडक्ट किए थे। ठीक है? तो छोटा एरिया को हम लोग डिडक्ट नहीं करते, बड़ा वाला को करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको अगर कोर्स कंटेंट देखें तो ये सारा कवर हो चुका है। अगला क्लास जो करेंगे वो फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, एनालिसिस ऑफ रेट, प्रोसीड्यूर ऑफ रेट, मटेरियल कैटेगरी, लेबर स्किल, ये सारा चीज, और लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल प्लस जीएसटी। ये टॉपिक को कोशिश करेंगे यहाँ से यहाँ तक इसको खत्म करने का। आधा पढ़ाया हुआ है, थोड़ा सा और बचा हुआ है। ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं। बीओक्यू पूछ रहे हो, बिल ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? यस सर। जो बिल ऑफ क्वांटिटी होता है ना, वो एक्चुअली दो तरह का शीट बनता है एक प्रोजेक्ट का। एक कहलाता है एस्टिमेशन शीट, अगर यहाँ पे देख रहे होगे। एक कहलाता है बिलिंग ऑफ क्वांटिटी। हम पहला में एस्टिमेट करते हैं कि मेरा काम कितना हो रहा है। जैसे मान लो साइट हम जो एक्सकेवेट कर रहे हैं, तो हम पूरा ही गड्ढा किए, और वो जो टोटल किए वो 1043.7 मीटर क्यूब का मेरा टोटल एक्सकेवेशन हुआ। ठीक है? इतना मीटर क्यूब हम मट्टी कोड़े। तो अब इसका पैसा तो निकालना पड़ेगा ना, फ्री में काम तो नहीं हो रहा है।
तो जो पैसा निकालने के लिए जो शीट बनेगा उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट, और उसी को बोलते हैं बिलिंग ऑफ क्वांटिटी। समझ में आया? अब बीओक्यू जो है वो कुछ ऐसा होता है जहां पे जो एक्सकवेशन हो रहा था वो ये वाला था एक्सकवेशन। ठीक है, तो एक्सकवेशन टोटल कितना हुआ था? 1043.7 मीटर क्यूब। इसको हम पर मीटर क्यूब का रेट है मेरा 185 रुपीज, इससे मल्टीप्लाई किए तो टोटल अमाउंट निकल गया कि गड्ढा करने में कितना पैसा लगेगा। 1,93,000 रुपया का सिर्फ साइट एक्सकवेशन होगा, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, बड़ा प्रोजेक्ट है। समझ में आया? तो बीओक्यू क्या होता है? बिलिंग ऑफ क्वांटिटी शीट, जिसको आप एब्स्ट्रैक्ट शीट भी कह सकते हो। उसमें क्या होता है? तो सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, हर क्वांटिटी का यूनिट, किस यूनिट में उसको मेजर किए हैं, फिर हर एक मेजरमेंट जो आप कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसका यूनिट रेट। ठीक है, टोटल अमाउंट एंड रिमार्क्स। कोई दिक्कत? और किसी को डाउट है पूछो।